हेलो एवरीवन। तो आज वाली वीडियो उस टॉपिक के बारे में होने वाली है जो जेईई मेंस में हमें हेल्प करते हैं 180 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। काफ़ी इजी टॉपिक्स होते हैं ये, और इनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना गारंटी रहता है। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मिनिमम एक मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इन टॉपिक से ज़रूर आते हैं। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि भैया इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आज वो टॉपिक सारे बताने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के, जिन पे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैथ में आता है, ये हाई वेटेज टॉपिक्स का मीनिंग ये रहता है कि इनसे क्वेश्चंस मतलब कंपलसरी रहते हैं कि आएंगे। हाई वेटेज टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए इन टॉपिक से। तो पहला है मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब ये चैप्टर्स तुम्हें छोड़ने नहीं है अपनी प्रिपरेशन के टाइम। मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन ही आते हैं जनरली, और कुछ स्पेशल आता नहीं ट्रुथ टेबल वाले। जैसे P इम्प्लाइज Q, इसका तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि इसका ट्रुथ टेबल होता क्या है। फिर P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसका क्या होता है। सेकंड आता है स्टैटिस्टिक्स, इसी के साथ चैप्टर रहता है ये क्लास 11th में। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट इट इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। थर्ड इज़ वेक्टर एंड 3D। वी कैन सेपरेट वेक्टर एंड 3D, बट आई हैव कंबाइंड इट इनटू वन, बिकॉज वेक्टर का वेटेज जो 2021 में थोड़ा कम था, 3D का काफ़ी ज़्यादा वेटेज था जेईई मेंस 2021 में। सो यू हैव टू डू दीज 2 चैप्टर्स, वेक्टर एंड 3D, वेरी इंपॉर्टेंट। Even if you do it from NCERT, then also you can score full marks in it, because it is an easy chapter. Fourth, there is a different chapter this time whose weightage has been drastically increased from 2020 to 2021, that is differential equation. Differential equation, earlier it used to be application of derivatives in place of this chapter, but this time it is differential equation. Fifth is definite integral. So you can see here that the weightage of calculus is quite high. Definite integral, तो ये 5 से 6 चैप्टर हो गए मैथ्स में। और अगर मैं कोई इंक्लूड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा से अगर कोई चैप्टर ज़्यादा पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, बट ये टफ चैप्टर है, इसको मास्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है सबको, प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गए मैथ्स के वो चैप्टर जो हमें नहीं छोड़ने, बिल्कुल नहीं छोड़ने। देखो ये दोनों लिंक्ड चैप्टर्स हैं एक दूसरे से। इन दोनों चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहला चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो ओवरऑल ये 7-8 चैप्टर बन जाते हैं जो काफ़ी बड़ा वेटेज होल्ड करते हैं जेईई मेंस के एग्ज़ाम में। और अब अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी जेईई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक्स जो होते हैं तुम्हारे, फॉर एग्जांपल पहला ईएम वेव्स, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके डायरेक्शन में आता है, इनका ग्राफ और वेव के मोशन का ग्राफ कैसा बनता है ईएम वेव्स में, ये सब पता होना चाहिए। और वो जो इंफ्रारेड वेव्स एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, वो पता होना चाहिए कि उन वेव्स का ओरिजिन क्या है और वो कैसे डिटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि एक बार ये पूछा गया था। सेकंड ईएम, और सेकंड अगर बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरली फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ऐसे करके एक टावर 2 बने रहते हैं, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर एक टावर ऐसे दे रखा है, ये कितना एरिया कवर करता है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ठीक है, कितने रेंज तक इसका ट्रांसमिशन होता है, वो एरिया कितना होता है। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड। उसमें भी ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसमें d = रूट में आते हैं 2, तो ये रूट निकालने वाला थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट एन ईजी चैप्टर। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट, then in physics third chapter I would rate as alternating current. Very easy chapter but quite high weightage.
what you have to only learn is LCR circuit. You have to learn the formula of phase difference tan phi XE minus XL upon R, and voltage, I think, no, the impedance, resistance, net resistance. If you know these two formula, then generally all the question asked in alternating current can be solved. There was one question which was asked, for example, this is an inductor, this is an EMI, alternating voltage, and this is a resistor. So I1 was given and I2 was given, and the net I was asked. So you should know that in resistance the current is in the phase with the EMF, and in inductor the current is 90 degree behind the phase of EMF. So the result would have been root of I1 square plus I2 square. So you also have to understand the phasor diagrams in physics, right? Fourth is modern physics. Now modern physics here comprises of 3 to 4 chapters. You can include semiconductor as well, though semiconductor is not generally included, but you can include semiconductors also. Semiconductors, photoelectric effect, X-ray, atomic structure, these are the chapters of modern physics. They hold quite high weightage, okay? I mean, one question is asked from each chapter, so around 3 to 4 questions are asked from this whole unit. Fifth, if we talk about, then it is gravitation. Gravitation is a very important chapter. Its weightage in JEE Advanced is less, but its weightage in JEE Mains is quite high. Around maximum 2 questions are asked. 2 questions are definitely asked from this chapter, and they are quite easy. They are generally based on the conservation of energy and conservation of angular momentum. So if you know these two, then you can get hold of these questions. Sixth, you can say thermodynamics. You can say thermodynamics and KTG. These two chapters, when combined, hold a good amount of weightage in JEE Mains. Thermodynamics and KTG. Graph based questions, okay, the equation PV to the power gamma is constant, adiabatic equations, right? So these were the topics in physics that hold quite a good weightage in JEE Mains. You should never miss on these topics at least, okay? Other topics, for example, electrostatics, rotation, center of mass, all these chapters, I understand that they are tough, but these chapters are quite easy, so you should try to cover them. Now if we talk about chemistry, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का वेटेज जनरली ज़्यादा रहता है ऑर्गेनिक, और मतलब इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ पेपर्स में ऑर्गेनिक भर भर के पूछी गई है, तो कुछ पेपर्स में इनऑर्गेनिक अच्छे से पूछी गई है. तो यू कांट कम टू द कंक्लूजन कि ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी जाती है या इनऑर्गेनिक, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं दोनों सब्जेक्ट में जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो अगर बात करें केमिस्ट्री की, ओके, अब टाइम कम है तो ये तो याद करना पड़ेगा केमिस्ट्री पे. तो पहला चैप्टर जो इनऑर्गेनिक से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है वो मेटलर्जी. इसके ओर्स याद कर लेना, सारे प्रोसेसेस याद करने होंगे. आई थिंक जो एनसीईआरटी में दिया है वो सफिशिएंट है. एलिंगम डायग्राम पे उसके ऊपर एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया था, बिकॉज दैट इज़ अ स्लाइटली अ टफ टॉपिक. उस पर एडवांस पे चांसेस हैं, बट मेंस में उस पर चांसेस नहीं. बाकी ओर्स वगैरह याद कर लेना, उसके मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं. मेटलर्जी हो गया. इसके बाद अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर ये टॉपिक आता है, बट ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में जो एंड वाला कोलॉइडल वाला पार्ट है, KI और AgNO3 एक दूसरे में ऐड किए जाते हैं, कौन एक्सेस में होता है कौन कब नहीं एक्सेस में होता है, वो वाले टॉपिक पे ध्यान देना. और फिजियो ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो फ्रीडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, x इक्वल टू K टू द P टू द पावर 1/n, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये सरफेस केमिस्ट्री का हो गया. इसके बाद अगर बात करें तो JEE मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स में सबसे पहला आ जाता है बायोमोलिक्यूल. वैसे ये सब भी JEE मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं. सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है JEE मेंस. ये JEE मेंस का वो स्पेसिफिक टॉपिक है जो JEE एडवांस के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है. तो बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से करके जाना है. It is slightly a lengthy chapter, so you might take time 2 to 3 days.
this chapter can be finished completely along with solving PYQs. These chapters only require your solving of PYQs. Biomolecules, then comes polymer. All chapters are linked. I mean, one after the other. They can be seen in NCERT textbook. ठीक है, पॉलीमर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये सारे याद करने वाले चैप्टर है. इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. सेकेंड फिफ्थ आता है आई थिंक, या फिफ्थ. इट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. सारे जो ये टॉपिक्स हैं इनसे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है. एक क्वेश्चन सबसे फिक्स है. इससे कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी 2 आते हैं. जो विटामिन वाला पार्ट है उसमें से मैच द फॉलोइंग आता है, कौन सा विटामिन किस में होता है. तो ये सब चीज़ें याद करनी होती हैं केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक में एज सच अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो एल्डिहाइड कीटोन ही ज़्यादा वेटेज, एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा वेटेज जो चैप्टर इंक्लूड करता है वो अमीन्स होता है. और इसमें भी एक वो सर्टेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं एजोडाई वाले. तो अगर तुमने वो कर रखे हैं तो ये चैप्टर हो जाएगा आसानी से. और फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है. एज सच कोई चैप्टर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है. सॉल्यूशन वगैरह जो चैप्टर हैं वो काफ़ी आसान है. तो ये सब चैप्टर्स हमें लीव नहीं करने. ये सब चैप्टर्स तो हमें करके जाने हैं. कुछ लोगों को इन 2 चैप्टर्स में दिक्कत आती है, बट स्टिल यू हैव टू कंप्लीट दीज 2 चैप्टर्स टू स्कोर एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. बिकॉज काफ़ी लोगों को याद करने वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें दिक्कत होती है. इसके बाद वो ब्लॉक केमिस्ट्री रहती है. ब्लॉक केमिस्ट्री मिला जुला कर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ब्लॉक केमिस्ट्री. इस ब्लॉक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आते हैं. बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का इक्वल वेटेज इसलिए हो जाता है क्योंकि जनरली वो न्यूमेरिकल्स में पूछा रहता है, तो एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है. एंड आउट ऑफ 10 यू हैव टू अटेम्प्ट 5. सो इवन इफ़ यू लीव इक्विलिब्रियम, जैसा मैंने किया था, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर छोड़ दिया था, तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन PCM एंड होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.